हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम जामिया बीएड 2022 का एंट्रेंस पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले 4 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। जिन लोगों ने अगर नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपकी आसानी के लिए हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल देंगे। इसके बाद हम और भी पार्ट्स लाएंगे, इसीलिए अगर अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सोशल स्टडीज़ का पार्ट। सोशल स्टडीज़ का सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। द बुक एंटाइटल्ड हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल वॉज रिटन बाय। हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? इस किताब के राइटर कौन थे? ऑप्शन है हमारे पास ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी बी आर अम्बेडकर, सी महात्मा गांधी, डी जवाहरलाल नेहरू। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी। हिंद स्वराज, जिसको इंग्लिश में इंडियन होम रूल कहते हैं, इसके राइटर महात्मा गांधी थे। ये किताब ओरिजिनल गुजराती लैंग्वेज में पहली बार 1909 में पब्लिश हुई थी और 1910 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस किताब को बैन भी कर दिया था। अगर हम महात्मा गांधी के फेमस राइटिंग्स की बात करें तो उसमें से एन ऑटोबायोग्राफी, द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, हिंद स्वराज जो अभी ऊपर आया है यानी इंडियन होम रूल, और ट्रूथ इज़ गॉड, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, द भगवद गीता, द लॉ एंड द लॉयर्स, गोखले माय पॉलिटिकल गुरु, डाइट एंड डाइट रिफॉर्म, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, आश्रम ऑब्जर्वेंसेस इन एक्शन। ये उनकी फेमस राइटिंग्स हैं, ये भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 117 है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द रीज़न फॉर कॉलिंग ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बाय गांधी जी। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद करने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? किस वजह से गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ख़त्म कर दिया था? ऑप्शन है हमारे पास ए चौरा चौरी इंसिडेंट, बी गांधी जीज अरेस्ट, सी सेकंड राउंड टेबल, डी प्रेशर फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो सही ऑप्शन होगा हमारे पास ऑप्शन ए चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हटा लिया था। अगर हम बात करें चौरी चौरा की तो यह चौरी चौरा एक गोरखपुर में एक जगह का नाम है यूपी में, यूनाइटेड प्रोविंसेस, जो अब उसका नाम उत्तर प्रदेश है, जैसा कि आप लोगों को मालूम है। उसमें हुआ यह था कि पुलिस ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कर रहे लोगों पर गोली चला दी थी। उसका बदला लेने के लिए प्रोटेस्टर्स ने पुलिस स्टेशन पर आग लगा दी थी। उसके बाद महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 में अपने इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ख़त्म कर दिया था। बाद में अंग्रेज़ सरकार ने 19 लोगों को सज़ाए मौत और 14 लोगों को उम्र कैद की सज़ा दी थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 में है हु फाउंडेड द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन। कि ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन किसने बनाई थी? ऑप्शन है हमारे पास ए अलूरी सीताराम राजू, बी सी आर दास, सी एम आर जयकर, डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर ने एक पार्टी बनाई थी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन। और अगर हम बात करें कि ये पार्टी कब इस्टेब्लिश हुई थी तो ये इस्टेब्लिश हुई थी 1930 में। भीमराव अंबेडकर की बात करें अगर तो ये इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में और 6 दिसंबर 1956 में इनका देहांत हुआ। अब हम थोड़ा सा ऑप्शंस के बारे में देख लेते हैं। अलूरी सीताराम राजू ये फ्रीडम फाइटर भी थे और संत भी थे। दूसरे हैं सी आर दास, तो इनका पूरा नाम चितरंजन दास था, जिनको देशबंधु के नाम से जानते हैं। ये फ्रीडम फाइटर भी थे, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे और लॉयर भी थे। और स्वराज पार्टी जो बनाई गई थी उनके फाउंडर मेंबर में से एक हैं। और उसके अलावा एम आर जयकर जो हैं, ये मुकुंद राम राव जयकर हैं जो फ्रीडम फाइटर हैं और पुणे यूनिवर्सिटी के ये सबसे पहले वाइस चांसलर हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर
119. What was the purpose of Rowlatt Act 1919? 1919 के रॉलेट एक्ट का पर्पस क्या था, किस वजह से ये एक्ट पारित किया गया था? ऑप्शन है हमारे पास ए, फॉरबेड द इंडियंस टू क्वालिफाई फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, बी, डिनाइड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, सी, लेवाइड एडिशनल टैक्सेस, डी, ऑथोराइज गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन एनी पर्सन। तो हमारे पास ऑप्शन होगा ऑप्शन डी कि रॉलेट एक्ट में इस गवर्नमेंट को यह परमिशन दी गई थी कि आप किसी को भी जेल कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी नोटिस, कुछ नोटिस बताए बगैर, किसी रीज़न के बगैर भी आप कैद कर सकते हैं। अब थोड़ा सा रॉलेट एक्ट के बारे में देख लेते हैं कि रॉलेट एक्ट ये पास किया गया था 18 मार्च 1919 में। इस एक्ट का नाम असल में द एनार्किकल रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919 था और इनको बनाया था रॉलेट कमेटी ने। रॉलेट कमेटी के जो बोर्ड मेंबर थे उनका नाम था सर सिडनी रॉलेट, उनके ही नाम से इस एक्ट को रॉलेट एक्ट कहा जाता है। इसी का रिज़ल्ट था कि 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला कांड हुआ और फिर इसकी मुखालफत में, यानी रॉलेट एक्ट के मुखालफत में एक रीज़न ये भी था कि गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की। और फिर रॉलेट एक्ट ख़त्म कब हुआ? तो ये द स्पेशल लॉज रिपील एक्ट 1922 के ज़रिए इसे ख़त्म किया गया 1922 में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 120। हु रोट द बुक पॉलिटिक्स एंड स्टेजेस ऑफ ग्रोथ? पॉलिटिक्स एंड स्टेजेस ऑफ ग्रोथ नाम की पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन हमारे पास वॉल्ट डब्ल्यू रोस्टो, बी, डेविड एप्टर, सी, गैब्रियल आलमंड, डी, जोसेफ शुम्पीटर। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, वॉल्ट डब्ल्यू रोस्टो। अगर हम इसकी बात करें इस बुक की, पॉलिटिक्स एंड स्टेजेस ऑफ ग्रोथ की, तो ये पहली बार पब्लिश हुई थी किताब 9 अगस्त 1971 में। और ये वॉल्ट डब्ल्यू रोस्टो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे। एक सवाल तो आपका इसमें ज़रूर आता है किसी फेमस इकोनॉमिस्ट के बारे में, तो जो फेमस इकोनॉमिक्स हैं उनके बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 121। इसमें है कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन कोर एंड पेरिफेरी? कि वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के हिसाब से कोर और पेरिफेरी के दरमियान क्या रिलेशन है? ऑप्शन हमारे पास एक्सप्लॉइटर एंड एक्सप्लॉइटेड, बी, रूलर्स एंड रूल्ड, सी, स्टेट एंड सिटीजन्स, डी, इम्पेरियलिस्ट्स एंड कॉलोनी। तो हमारे पास सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, एक्सप्लॉइटर एंड एक्सप्लॉइटेड। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के हिसाब से दुनिया को दो हिस्सों में बांटा जाता है, एक वो कंट्रीज़ जो कोर कंट्रीज़ कहलाती हैं और दूसरी पेरीफेरी। तो कोर कंट्रीज़ होती हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ और पेरीफेरी जो अभी अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग है। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके अंदर इंडस्ट्रीज़ होती हैं, फैक्ट्रीज़ होती हैं, और जो अंडर डेवलप्ड होती हैं वो रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करते हैं उनको, फिर वो बना करके डेवलपिंग कंट्रीज़ में बेचते हैं। तो इस तरह से जो कोर कंट्रीज़ हैं वो पेरीफेरी कंट्रीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो इन दोनों के बिटवीन जो रिलेशनशिप है वो एक्सप्लॉइटर और एक्सप्लॉइटेड की है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 में है द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड फॉर वीमेन इन द पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ आर, कि पंचायत और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए 1/4, बी 1/3, सी हाफ, डी 1/5। तो सही ऑप्शन होगा हमारे पास ऑप्शन बी 1/3। आर्टिकल 243D के क्लॉज 3 में इसका प्रावधान है कि पंचायती राज में वीमेन पार्टिसिपेशन 1/3 से कम ना हो, और ये प्रोविज़न बना था 73rd अमेंडमेंट एक्ट
1992 के द्वारा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी 123। इसमें है सब्जेक्ट्स लाइक एजुकेशन कम्स इन द लिस्ट ऑफ, कि जो एजुकेशन जैसा सब्जेक्ट है वो किस लिस्ट में आता है। दोस्तों, कौन सा काम या कौन सा डिपार्टमेंट किस सरकार के अंडर में आता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है, इसके लिए एक लिस्ट बनी हुई है 7th शेड्यूल में। तो उसमें 3 तरह की लिस्ट होती है। एक तो होता है यूनियन लिस्ट जो केंद्र सरकार के अंदर में होता है, दूसरा होता है स्टेट लिस्ट जो राज्य सरकार के अंडर में होता है, तीसरी लिस्ट होती है कंकरेंट लिस्ट जो कि दोनों सरकारों का काम होता है, उसमें दोनों मिलजुल करके काम करते हैं। तो एजुकेशन ये है आपका कंकरेंट लिस्ट में, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि एजुकेशन ये कंकरेंट लिस्ट में है। पहले ये स्टेट लिस्ट के अंदर आता था एजुकेशन, लेकिन 42nd अमेंडमेंट एक्ट जब हुआ तो उसके अंदर 1976 में तो 5 सब्जेक्ट्स जिसके अंदर एजुकेशन भी है उसको स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में शिफ्ट कर दिया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 124। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज़ पब्लिश्ड बाय, के मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। ऑप्शन हमारे पास WHO, बी वर्ल्ड बैंक, सी UNDP, डी IMF। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, UNDP के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। UNDP के अगर फुल फॉर्म की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है, और ये फॉर्म किया गया था, ये बनाया गया था 22 नवंबर 1965 में। अब ये बहुत सारी चीज़ें जो UN के अंडर आती हैं, तो UN का आपको तो मालूम होगा कि UN की फॉर्मेशन कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 में। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसको HDI कहते हैं, उसके अंदर इंडिया की रैंक 2021 और 22 की रिपोर्ट के मुताबिक 132 आउट ऑफ 191 है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज़ लोवेस्ट इन्फेंट मोरालिटी रेट, के भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। इसके अंदर इन्फेंट मोरालिटी 1 साल के एज से अंदर के जो बच्चे होते हैं वो किस राज्य में कितने बच्चे मरते हैं उसका एक रेट निकाला जाता है। तो ऑप्शन है हमारे पास ए तमिलनाडु, बी दिल्ली, सी महाराष्ट्र, डी केरला। तो हमारा सही ऑप्शन होगा डी केरला, के सबसे कम इन्फेंट मोरालिटी रेट केरला के अंदर है। और अगर हम बात करें हाईएस्ट इन्फेंट मोरालिटी रेट कहाँ है, तो वो है राजस्थान के अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 126। इसके अंदर है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ डज नॉट बिलोंग टू द प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, इंडियन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इसके अंदर मेन 3 तरह के सेक्टर्स होते हैं। प्राइमरी सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर, सेकेंडरी सेक्टर जो उसके दूसरे लेवल पे आता है जैसे फैक्ट्रीज़ वगैरह हो गई। तीसरा लेवल होता है टर्शरी, जो सर्विस प्रोवाइडर होता है उसको बोलते हैं टर्शरी सेक्टर। ऑप्शन हमारे पास ए फिशिंग, बी माइनिंग, सी फॉरेस्ट्री, डी बैंकिंग। तो हमारे पास सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बैंकिंग, के बैंकिंग प्राइमरी सेक्टर नहीं है। तो फिशिंग, माइनिंग, फॉरेस्ट्री ये तो प्राइमरी सेक्टर है, लेकिन बैंकिंग ये टर्शरी सेक्टर है, ये सर्विस प्रोवाइडर है। जैसे ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रेड, ये सारी चीज़ें टर्शरी सेक्टर में आती हैं। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 127। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रीन्यूएबल रिसोर्स। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय संसाधन है। ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन ए कोल, बी फॉसिल फ्यूल, सी सोलर एनर्जी, डी पेट्रोलियम। तो अगर हम रिन्यूएबल सोर्सेज की बात कर रहे हैं तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सोलर एनर्जी। ऐसा रिसोर्स जिसे रिपीटेड यूज़ किया जा सकता हो और वो ख़त्म ना हो, जैसे सोलर हो गया, वाइंड हो गया, जियोथर्मल, हाइड्रो, बायोमास एनर्जी, ये सारी जो रिसोर्सेज होती हैं इसे रिन्यूएबल सोर्सेज कहते हैं कि ये ख़त्म
नहीं होती हैं, नहीं हो सकती, बल्कि नेचर में इससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये उपलब्ध है। तो हमारा सही ऑप्शन सोलर एनर्जी हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128 में। ब्लैक सॉइल इज़ डिफिशिएंट इन, ब्लैक सॉइल में किस चीज़ की कमी होती है? ऑप्शन है हमारे पास ए कैल्शियम, बी मैग्नीशियम, सी फॉस्फोरस, डी पोटाश। तो दोस्तों आपको मालूम होगा कि ब्लैक सॉइल के अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटाश, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा, फॉस्फोरस, कि ब्लैक सॉइल के अंदर फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की कमी रहती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 129, द बक्सा टाइगर रिजर्व इज़ इन, कि बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है? ऑप्शन हमारे पास वेस्ट बंगाल, बी तमिलनाडु, सी केरला, डी उत्तर प्रदेश। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, वेस्ट बंगाल। बक्सा टाइगर रिजर्व भी वेस्ट बंगाल में है, एक नेशनल पार्क है। और अगर हम बात करें रॉयल बंगाल टाइगर्स जो होते हैं, बंगाल टाइगर्स, तो ये सुंदरबन टाइगर रिजर्व है, ये भी वेस्ट बंगाल में है। अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 130 की तरफ। इसमें है हु रोट द बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन हमारे पास ए आर.पी. दत्त, बी थॉमस हॉब्स, सी जे.एस. मिल, डी जे.जे. रूसो। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, जे.जे. रूसो, के इन्होंने एक बुक लिखी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और अगर हम जे.जे. रूसो की बात करें तो ये 1712 में जेनेवा में इनका जन्म हुआ था, और माना जाता है कि 18th सेंचुरी में, 18वीं शताब्दी में सबसे बड़े पॉलिटिकल थिंकर थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 131, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज डैश एंड डैश, के ओरिजिन के बेसिस पे रिसोर्सेज को किन किन दो नामों से, दो चीज़ों में क्लासीफाई किया जा सकता है? ऑप्शन हमारे पास रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, बी बायोटिक एंड अबायोटिक, सी पोटेंशियल एंड डेवलप्ड, डी सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल। तो दोस्तों अगर हम बात करें रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल की, तो ये ओरिजिन के हिसाब से नहीं बल्कि अवेलेबिलिटी के हिसाब से इनको क्लासीफाई किया जा सकता है। इसी तरीके से सी है पोटेंशियल और डेवलप, तो ये भी सही नहीं होगा हमारे लिए, क्योंकि एक्चुअल और पोटेंशियल कैटेगरी में बांटी जाती है ये लेवल ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से। और इसी तरीके से सोल्यूबल और इनसोल्यूबल अगर बात करेंगे तो सोल्यूबिलिटी के हिसाब से घुलनशील है या नहीं, इसके हिसाब से इसको क्लासीफाई किया जा सकता है। तो हमारे पास सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, के ओरिजिन के हिसाब से बायोटिक और अबायोटिक में क्लासीफाई किया जा सकता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 132 की तरफ। द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट 1992 वॉज हेल्ड इन, के पहला इंटरनेशनल अर्थ समिट जो 1992 में हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन हमारे पास ए रियो डी जनेरियो, बी सो पोलो, सी ब्रासिलिका, डी सेंटियागो। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, रियो डी जनेरियो में पहला इंटरनेशनल अर्थ समिट हुआ था 1992 में। अब उसके बाद 2012 में भी एक रियो +20 हुआ था, ये भी रियो डी जेनेरियो में ही हुआ था। और अगर हम बात करें कि सबसे पहली बार अर्थ समिट की बात कहाँ हुई थी, तो ये 1972 में स्टॉकहोम स्वीडन है, वहाँ यूएन की मीटिंग थी, वहाँ इनकी बात हुई थी। लेकिन फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट अगर कहेंगे तो ये 1992 में ही हुई थी रियो डी जेनेरियो में। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 133, द स्टेटमेंट देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज़ नीड एंड नॉट फॉर एवरीबडीज़ ग्रीड, के जो कोटेशन है देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज़ नीड एंड नॉट फॉर एवरीबडीज़ ग्रीड, ये किसने कहा था? कि हर किसी की आवश्यकता के लिए पर्याप्त है, किसी की लालच के लिए नहीं। तो ये कोट है हमारा महात्मा गांधी का। तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा कि ये स्टेटमेंट महात्मा गांधी का है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134 की तरफ। द लैंड विच इज़ लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर इज़ नोन एज, के जो ज़मीन 1 साल अगर उसमें कल्टीवेशन न हो, विदाउट कल्टीवेशन रह जाए, तो उस ज़मीन को क्या कहते हैं? ऑप्शन हमारे पास ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, बी
कल्चरेबल वेस्टलैंड, सी करंट फॉलो, डी ग्रेजिंग लैंड। तो हमारा सही ऑप्शन होगा सी करंट फॉलो। अब हम थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं कि जैसे करंट फॉलो तो आपको मालूम हो गया कि एक साल एक एग्रीकल्चरल ईयर अगर उसको कल्टीवेट ना किया जाए तो उसको करंट फॉलो कहेंगे। और अगर हम बात करें ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया की, तो ये टोटल एरिया जिसको एक साल के अंदर एक बार या एक से अधिक बार उसको कल्टीवेट किया गया हो। और अगर हम बात करें कल्चरेबल वेस्टलैंड की, तो जो अवेलेबल हो कल्टीवेशन के लिए उसको कहते हैं। ग्रेजिंग लैंड जिनको ग्रेज करने के लिए, चरने के लिए छोड़ दिया गया हो, जानवरों के चरने के लिए, तो उसको ग्रेजिंग लैंड बोलेंगे। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी करंट फॉलो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135 की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज टेरिस कल्टीवेशन फॉलोड, के टेरिस कल्टीवेशन किस स्टेट में होता है, यानी छत की खेती। जिस तरह स्टेट्स वगैरह या टेरिस बना करके वो उस एरिया में होगा जहाँ के जो पहाड़ी इलाका होगा। तो हमारे पास ऑप्शन है ए पंजाब, बी प्लेन ऑफ उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा, डी उत्तरांचल। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी उत्तरांचल। तो दोस्तों ये थे आज के सोशल स्टडीज़ के 20 क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।